हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप जानते हैं कहानियाँ सुनना तो सबको पसंद होता है। अगर आप भी मज़ेदार कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो आज की हमारी कहानी है नाचने वाले जूते। किसी ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं। ये सब जवान और इंतहाई हसीन और जमील थीं। बादशाह ने उनके लिए महल में एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया था जिसमें कतार दर कतार 12 पलंग बिछे हुए थे। ये 12 शहजादियां इसी कमरे में रहती थीं। रात को जब ये अपने अपने बिस्तर पर चली जाती तो बाहर से कमरे को ताला लगा दिया जाता ताकि ना कोई कमरे में दाखिल हो सके और ना ही शहजादियों में से कोई बाहर जा सके। लेकिन इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद सुबह जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो 12 की 12 शहजादियों के जूतों की हालत ऐसी होती जैसे वो रात भर रक्स करती रही हों। उनके जूतों से ये भी पता चलता था जैसे वो महल से बाहर गई हों। हर रोज़ उनके लिए नए नाजुक जूते रखे जाते, मगर दूसरी सुबह के वक्त ना सिर्फ उनके तले घिसे होते बल्कि कई जगह उनमें छेद होते। ये देखकर बादशाह को बड़ा ताज्जुब था। वो अपने दिल में सोचता, ये क्या माजरा है, ये कैसे मुमकिन है। वो बार बार सोचता, गौर करता, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आता। आखिर मेरी बेटियां रात को कहाँ जाती हैं और कैसे जाती हैं। ये बात हर रात होती थी और बादशाह हर सुबह परेशान होता था। उसने अपने वजीरों अमीरों से भी मशवरा किया, सारी सूरत हाल बयान की, मगर उनकी समझ में ये राज ना आ सका। उन्होंने भी ताज्जुब का इजहार करते हुए अदब से कहा, हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि महल के बाहर हर तरफ पहरा होने के बावजूद शहजादियां कैसे जा सकती हैं। उनके लिए महल से बाहर जाना नामुमकिन सी बात है। आखिर जब बादशाह की समझ में कुछ ना आ सका तो उसने ऐलान करवा दिया कि अगर कोई शख्स ये मालूम कर लेगा कि रात को शहजादियां कहाँ जाकर रक्स करती हैं तो इससे एक शहजादी की शादी कर दी जाएगी। इसके साथ ही उसने ये ऐलान भी किया कि मेरे मरने के बाद वही शख्स तख्तो ताज का मालिक होगा और अगर वो ये राज मालूम करने में नाकाम रहा तो उसकी सज़ा मौत होगी। इसके लिए इसे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। अगरचा मौत का खतरा साथ था, लेकिन फिर भी शहजादी से शादी और तख्तो ताज का लालच ऐसा था कि बहुत से नौजवान और शहजादे ये राज मालूम करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले किसी दूसरे मुल्क के बादशाह का एक बेटा आया। उसने बादशाह के हुजूर पेश होकर अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं शहजादियों का राज मालूम करूंगा। ए नौजवान, क्या तुम्हें हमारी शराइत का इल्म है? बादशाह ने उससे दरियाफ्त किया और साथ ही बोला, याद रखो, नाकामी की सूरत में तुम्हारी सज़ा मौत होगी। हुजूरे वाला, मुझे इल्म है, मैं सोच समझ कर हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, हमारी तरफ से इजाज़त है। तुम ये राज मालूम करने में कामयाब हो गए तो हम ऐलान के मुताबिक तुम्हारी पसंद की शहजादी से शादी करने के अलावा तुम्हें अपना वारिस मुकर्रर कर देंगे। बादशाह के हुक्म के साथ ही शाही खादिम शहजादे को अपने साथ ले गए। उसकी खूब खातिर तवाज़ा की गई और फिर जब शाम हुई तो उसे महल में ले जाया गया और शहजादियों के कमरे से मिले हुए एक कमरे में ठहराया गया ताकि वो उनकी निगरानी कर सके। शाही खादिम उसे छोड़कर चले गए और शहजादा वहां बैठ गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा ताकि कोई खटका हो या आवाज़ आए तो उसे पता चल जाए। वो बड़ा चौकस होके बैठा हुआ था कि थोड़ी देर बाद बड़ी शहजादी उसके पास आई। उसके हाथ में वाइन का प्याला था। वो ये प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हारे लिए ये वाइन लाई हूँ। शहजादा उस वक्त शहजादी के हुस्न से इस कदर मरूब था कि उसने बगैर कुछ कहे प्याला उसके हाथ से ले लिया और घटाघट वाइन पी गया। शुक्रिया, उसने प्याला वापस करते हुए कहा और शहजादी वापस चली गई। शहजादी के जाने के बाद वो फिर बैठ गया। उसके कान हर आहट और हर आवाज़ पर लगे हुए थे और नज़रें शहजादियों के कमरे पर जमी हुई थी। अभी थोड़ी ही रात गुजरी होगी कि उसे ऊँग आना शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते वो लेट कर सो गया।
सोया भी इस तरह कि उसे होश तक न रहा। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठा, और जब उसे ये पता चला कि आज भी शहजादियों के जूते के तले घिसे हुए मिले हैं तो वो बड़ा पछताया। उसे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि वो क्यों सो गया। शहजादियों के जूते हस्बे मामूल ऐसे घिसे हुए थे जैसे वो रात भर कहीं जाकर रक्स करती रही हों। दूसरी रात भी इसी तरह हुआ। हालांकि उस रात शहजादे ने तहैया कर लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो सोएगा नहीं, लेकिन इस रात भी उसने शहजादी के दिए हुए प्याले से वाइन पी ली थी और पहली रात की तरह गहरी नींद सो गया था। और फिर तीसरी रात भी यही हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि 3 रातों के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नौजवान को वही सजा दी जाए जिसका हमने ऐलान किया है। इस तरह नौजवान शहजादा मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ ये एक शहजादा ही नहीं बल्कि इसके बाद कई नौजवान आए। उनमें शहजादे भी थे, वजीरों के बेटे भी थे और अमीरजादे भी शामिल थे, मगर उन सब का हशर भी वही हुआ जो सबसे पहले आने वाले शहजादे का हुआ था। ये सब के सब शहजादी से शादी और तख्तो ताज के लालच में अपनी जान गंवा बैठे थे, और शहजादियों का राज अभी तक राज ही था। उसे मालूम करने में कोई भी कामयाब ना हो सका था। इत्तफाक की बात, एक गरीब सिपाही का उस मुल्क से गुजर हुआ। ये सिपाही किसी दूसरे मुल्क का था और किसी जंग में इस तरह जख्मी हो चुका था कि अब लड़ने के काबिल नहीं रहा था। उसने भी यहाँ के बादशाह का ऐलान सुन रखा था और उसे ये भी मालूम था कि शहजादियों का राज मालूम करने के लिए कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त ये सिपाही एक जंगल में से गुजर रहा था। वो अपने ख्याल में मगन चला जा रहा था कि उसे छोटे कद की एक बुढ़िया मिली जो दरअसल परी थी। उसने सिपाही को जाते देखा तो पूछने लगी, तुम इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? तुम्हें कहाँ जाना है? जवाब में सिपाही कदरे उदास लहजे में बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहने के साथ ही उसने बुढ़िया की तरफ देखा और यूं ही मजाक में कहने लगा, मेरा ख्याल है मुझे शहजादियों का ये राज मालूम करना चाहिए कि वो रात को कहाँ जाकर रक्स करती हैं। हो सकता है इस तरह एक शहजादी से मेरी शादी हो जाए और बाद में मैं बादशाह बन जाऊं। उसने तो ये बात महज मजाक के तौर पर कही थी, लेकिन बुढ़िया इस पर सर हिलाते हुए बड़े इत्मीनान से बोली, हाँ क्यों नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या शहजादियों का राज मालूम करना मुश्किल काम नहीं है? सिपाही ने चौंक कर हैरानी से बुढ़िया की तरफ देखा। हाँ, मैंने ठीक कहा है, तुम ये काम कर सकते हो। मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर कैसे? खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ममनून रहूंगा। उसने बुढ़िया की मिन्नत करते हुए कहा। मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे ये राज मालूम कर सकते हो। बुढ़िया ने उसे अपने करीब आने का इशारा किया और फिर आहिस्ता से बोली, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, और वो ये कि जब शाम को शहजादी वाइन का प्याला लेकर तुम्हारे पास आए तो उसे पीना नहीं, किसी तरह जाया कर देना, लेकिन शहजादी पर यह जाहिर ना करना कि तुमने वाइन नहीं पी है। फिर जब वो चली जाए तो तुम झूठ मूठ ऐसे लेट जाना जैसे गहरी नींद सो गए हो, मगर अपनी जगह पूरी तरह होशियार रहना। इतना कहने के बाद उसने सिपाही को एक चोगा दिया और कहा, तुम जब इस चोगे को पहन लोगे तो दूसरों को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन खुद सब कुछ देख सकोगे। इस तरह तुम रात को शहजादियों का पीछा कर सकोगे और तुम्हें ये राज मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ जाती हैं। सिपाही ने जब बुढ़िया की ये बात सुनी तो खुशी और हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। बहरहाल उसने बुढ़िया से चोगा लिया और उसका शुक्रिया अदा करके चल दिया। अगरचा उसने शहजादियों का राज मालूम करने वाली बात मजाक में कही थी, लेकिन बुढ़िया की बातें सुनकर और उससे चोगा लेकर उसका इश्तियाक बढ़ गया था और उसमें हिम्मत भी पैदा हो गई थी। वो अपने आप से कहने लगा, क्यों ना मैं भी किस्मत आजमाई करूं, हो सकता है बुढ़िया का कहा सच साबित हो। चुनाचा वो वहां से चला और सीधा बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। दरबार में हाजिर होकर आदाब बजा लाया और फिर सर झुकाकर अर्ज की, आलीजा, मैं अभी किस्मत आजमाई के लिए आया हूं। मैं शहजादियों का राज मालूम करूंगा। बादशाह ने एक नजर उसे देखा और फिर बोला, क्या तुम्हें हमारी शराइत का इल्म है? हुजूर, मैं जानता हूं।
और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि तुमसे पहले कई नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे हैं, इसीलिए पूरी तरह सोच समझ लो। हुजूरे वाला, मैं सोच समझ कर हाजिर हुआ हूँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जब बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, अगर तुम इस काम के लिए वाकई आमादा हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। उसके साथ ही उसने खादमों को हुक्म दिया, इस शख्स को शाही लिबास पहनाया जाए और इसकी खातिर मदारात की जाए। जैसे ही बादशाह ने हुक्म दिया, खादिम आगे बढ़े और गरीब सिपाही को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए और अच्छे अच्छे खानों से खातिर तवाज़ो की। वो भूखा तो था ही, उसने खूब जी भर के खाया। फिर जब शाम हो गई तो खादिम उसे महल में ले गए और शहजादियों से मिले हुए कमरे में छोड़कर वापस चले गए। सिपाही ने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और खुद चौकस होकर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें शहजादियों के कमरे पर लगी हुई थीं। जब ज़रा शाम गहरी हुई तो उसने देखा शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला और बड़ी शहजादी हाथ में प्याला लिए हुए बाहर आई। शहजादी इस कदर हसीनो जमील थी कि सिपाही ने उससे पहले कभी कोई औरत इतनी खूबसूरत ना देखी थी। वो उसे आता देखकर कदरे संभल कर बैठ गया। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास आई और प्याला उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम हमारे मेहमान हो, मैं तुम्हारे लिए वाइन लाई हूँ। सिपाही ने खामोशी से प्याला ले लिया, लेकिन वो इसका बंदोबस्त करके आया था। उसने अपनी थोड़ी के साथ एक स्पंज बांधा हुआ था। वो शहजादी से प्याला लेकर इस तरह वाइन पीने लगा कि वो मुंह में जाने की बजाय ठोड़ी से गिरती हुई स्पंज में जज्ब होने लगी। यूं उसने वाइन का कतरा भी ना पिया और प्याला भी खाली कर दिया। लेकिन शहजादी यही समझे हुए थी कि उसने वाइन पी ली है, लिहाजा वो खुशी खुशी वापस अपने कमरे में चली गई। इधर सिपाही इस तरह लेट गया जैसे उसे नींद आ रही हो, और फिर थोड़ी ही देर बाद वो जोर जोर से खराटे ले रहा था। शहजादियों ने जब उसके खराटों की आवाज़ सुनी तो वो सब हंसने लगी कि आज भी उनकी तरकीब कामयाब हुई। सबसे बड़ी शहजादी कहने लगी, लो, दूसरे नौजवानों की तरह इस आदमी का भी आखिरी वक्त आ पहुंचा है, ये भी मौत के मुंह में गया। इसके बाद वो सब उन्हें अपने कमरों की अलमारियां और संदूक खोले और उनमें से अपनी पसंद के शानदार लिबास निकाले। फिर सब आईनों के सामने खड़ी हो गई और लिबास तब्दील करने लगी। वो लिबास भी तब्दील करती जा रही थीं और साथ ही साथ एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रही थीं। जब सब लिबास तब्दील कर चुकी तो उन्होंने अपने नाजुक नाजुक जूते पहने जो रोज़ाना नए रखवाए जाते थे। जूते पहनकर वो खुशी से इस तरह पाँव उछाल रही थीं जैसे रक्स करने के लिए बेताब हो रही हों। ऐन उस वक्त सबसे छोटी शहजादी सहमी सी आवाज़ में बोली, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है तुम सब खुश हो रही हो, मगर मैं दिल ही दिल में परेशान हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे हमारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। तुम बड़ी सादा लो हो, बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो, बड़ी शहजादी ने उसे थपकी देते हुए कहा। तुम हमेशा डरती रहती हो। क्या तुम भूल गई हो कि अब तक कितने शहजादे और नौजवान हमारी निगरानी पर मामूर हुए और सब के सब मौत के मुंह में चले गए। फिर वो छोटी शहजादी की हिम्मत बढ़ाते हुए बोली, जहाँ तक इस सिपाही का ताल्लुक है, इसकी तो इसी वक्त आंखें बंद हो रही थीं जब मैं कमरे में दाखिल हुई थी। अगर मैं उसे बेहोशी की वाइन ना भी पिलाती तब भी वो अब तक गहरी नींद सो जाता, और अब तो मैंने बेहोशी के लिए वाइन भी पिला दी है। इस पर एक और शहजादी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या तुम सुन नहीं रही हो कि वो इस वक्त खराटे भर रहा है और गहरी नींद सो रहा है। इस तरह उन्होंने छोटी शहजादी को मुतमईन कर दिया और सब ऐसे तैयार होकर खड़ी हो गईं जैसे कहीं जाने वाली हों। बड़ी शहजादी एक बार फिर दबे दबे कदमों से सिपाही के कमरे में गई और उसने देखा वो बेहिस्सो हरकत पड़ा खराटे ले रहा था। वो जिस तरह लेटा था उसी तरह पड़ा था और अब तक उसने हाथ पांव भी ना हिलाए थे। ये देखकर बड़ी शहजादी खुशी खुशी वापस अपने कमरे में आई और अपनी बहनों से कहने लगी, सब ठीक है, अब जल्दी चलो। इतना कहकर वो अपनी मसहरी पर चढ़ गई और उसने दोनों हाथों से ताली बजाई। ताली का बजाना था कि मसहरी फर्श से नीचे चली गई और वहां एक दरवाज़ा खुल गया। दूसरी तरफ सिपाही कनखियों से ये सब देख रहा था। उसने देखा कि शहजादियां एक एक करके फर्श में खुलने वाले दरवाजे में से नीचे जाने लगीं। सबसे पहले बड़ी शहजादी नीचे उतरी थी और उसके पीछे पीछे दूसरी गई थी।
जैसे ही सिपाही ने ये देखा कि तमाम शहजादियां नीचे उतर गई हैं, तो वो एक लम्हा जाया किए बगैर उछल कर उठा। उसने जल्दी से बूढ़ी परी का दिया हुआ चोगा पहना और लपक कर शहजादियों के पीछे चल दिया। फर्श में खुलने वाले दरवाजे के नीचे सीढ़ियां थीं और अब वो सब इन सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। अभी वो आधी सीढ़ियां ही उतरे होंगे कि पीछे पीछे आने वाले सिपाही के पांव के नीचे छोटी शहजादी का गाउन का कोना आ गया। उसके साथ ही छोटी शहजादी घबरा के खड़ी हो गई और बहनों से कहने लगी, देखो, किसी ने मेरा गाउन पकड़ के खींचा है। ओहो, तुम क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? बड़ी शहजादी सर को झटक कर बोली, यहाँ तुम्हारा गाउन पकड़ने वाला कौन है? दीवार में कोई कील होगी जिससे अटक गया होगा। छोटी शहजादी खामोश हो गई और फिर सीढ़ियाँ उतरने लगी इस तरह वो सीढ़ियाँ उतरती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जो इंतहाई खूबसूरत थी और जहां दरख्त थे, इन दरख्तों के तमाम पत्ते चांदी के थे और अंधेरे के बावजूद बड़े चमक दमक रहे थे। शहजादियों के पीछे पीछे आने वाले सिपाही ने अपने दिल में सोचा, मुझे इस जगह की निशानी के लिए कुछ पत्ते ले लेने चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर एक छोटी सी टहनी तोड़ी। उसके साथ ही दरख्त से जोरदार आवाज पैदा हुई और आवाज सुनते ही छोटी शहजादी सहम कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे यकीन है आज कोई अनहोनी बात जरूर होगी। क्या तुम लोगों ने आवाज नहीं सुनी? इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ था। इस पर बड़ी शहजादी ने उसे समझाते हुए कहा, पगली, ये तुम्हारी बहनों की आवाजें हैं जो खुशी में शोर कर रही हैं। छोटी शहजादी खामोश हो गई और फिर वो सब चलने लगी। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि वो दरख्तों के एक झुंड के पास पहुंच गई। यहाँ तमाम दरख्तों के पत्ते सोने के थे और इस तरह चमक रहे थे कि आंखें चुंधियाई जा रही थी। सिपाही ने फिर सोचा, इस जगह की भी कोई निशानी रख लेनी चाहिए। चुनाचा उसने हाथ बढ़ाकर एक टहनी तोड़ ली, लेकिन इस बार उसने बड़ी आहिस्तगी से शाख तोड़ी। लेकिन उसकी पूरी एहतियात के बावजूद फिर शाख टूटने से आवाज पैदा हो गई और छोटी शहजादी एक बार फिर ठुठक कर रुक गई। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज कोई अनहोनी बात होने वाली है। मैंने तीसरी बार आवाज सुनी है। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी? उसकी दूसरी बहनें इसी तरह खुशी से उछलती जा रही थीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। इसलिए बड़ी शहजादी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें तो यूं ही वहम हो गया है। यहाँ हमारे सिवा कौन है? मुफ्त में परेशान हो रही हो। छोटी शहजादी फिर खामोश हो गई। उसने सोचा, हो सकता है ये मेरा वहम हो, लिहाजा वो खामोशी से उनके साथ चलने लगी। अभी वो थोड़ी दूर ही गई होंगी कि एक झील आ गई, जिसके किनारे पर 12 कश्तियां लगी हुई थीं। हर कश्ती में एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बैठा हुआ था और वो सब शहजादियों का इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने पर तमाम शहजादियां एक एक कश्ती में सवार हो गई। इस मौके पर सिपाही भी आगे बढ़ा और सबसे छोटी शहजादी की कश्ती में सवार होकर एक तरफ बैठ गया। जब सारी शहजादियां कश्तियों में सवार हो गईं, तो शहजादों ने अपनी अपनी कश्ती तैराना शुरू कर दी। जिस कश्ती में छोटी शहजादी सवार थी और जिसमें सिपाही भी मौजूद था, इसको चलाने वाला शहजादा कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह है। मैं अपनी पूरी ताकत से कश्ती चला रहा हूँ, मगर कश्ती बड़ी आहिस्ता से रफ्तार से चल रही है। आज मुझे कश्ती कुछ ज्यादा ही भारी मालूम हो रही है, खास तौर पर एक जानिब से। इस पर ज्यादा बोझ महसूस हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है गर्मी ज्यादा होने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, शहजादी ने कहा। आज मैं खुद भी जरूरत से ज्यादा गर्मी महसूस कर रही हूँ। उस झील के दूसरे किनारे पर एक किला था जो इस वक्त रोशनियों से जगमगा रहा था और उसके अंदर से दिलनशीन मौसीकी की धुनें बाहर आ रही थीं। तमाम शहजादों ने इस किले के पास झील के किनारे अपनी कश्तियां रोक दीं और फिर अपनी अपनी शहजादी का हाथ पकड़े किले के अंदर चले गए। सिपाही, जो बुढ़िया के दिए हुए चोगे की वजह से किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी इनके पीछे किले के अंदर चला गया। शहजादियां और शहजादे जैसे ही किले के अंदर गए, उन्होंने जाते ही रक्स शुरू कर दिया और साथ ही साथ सोने के प्यालों में वाइन चलने लगी। अब वहां ये आलम था कि पूरे जोशो खरोश से रक्स हो रहा था, लेकिन सिपाही एक अनोखा काम कर रहा था। जब किसी शहजादी के लिए वाइन का प्याला आता तो वो खामोशी से उठाकर उसे खाली कर देता। चुनाचा जब भी कोई शहजादी रक्स रोककर वाइन पीने के लिए आगे बढ़ती और प्याला लबों से लगाती तो वो खाली मिलता।
दूसरी शहजादियों ने तो इस तरफ कोई तवज्जो न दी, लेकिन छोटी शहजादी ये देखकर परेशान हो गई। आज ये क्या हो रहा है? ये क्या राज है? मगर उस वक्त तमाम शहजादे और शहजादियां दीवानों की तरह रक्स करने में इस कदर महव थे कि किसी ने उसकी बात ना सुनी, और फिर वो सब उनके साथ रक्स में शरीक हो गई। वो रात भर रक्स करते रहे, यहाँ तक कि सुबह के 3 बज गए। पूरी रात मुसलसल रक्स करने की वजह से शहजादियों के नाजुक जूतों के तले सिर्फ घिसे ही नहीं, बल्कि उनमें जगह जगह सुराख हो गए। आखिर उन्होंने रक्स बंद कर दिया और वापस चलने के लिए तैयार हो गईं। शहजादे उन्हें साथ लेकर कश्तियों के पास आए और सब अपनी अपनी कश्ती में सवार हो गए। इस बार सिपाही सबसे बड़ी शहजादी की कश्ती में सवार हुआ था। जब शहजादा कश्ती चला रहा था तो उसने बड़ी शहजादी से कहा, आज ना जाने क्या बात है, कश्ती बहुत भारी महसूस हो रही है। उस पर शहजादी कहने लगी, तुम थके हुए हो, इसलिए हो सकता है तुम्हें चप्पू चलाने में दिक्कत हो रही हो। बहरसूरत वो सब झील के किनारे पर पहुंचे और शहजादियां शहजादों से आइंदा रात मिलने का वादा करके वापस चल दी। सिपाही भी उनके साथ साथ चला जा रहा था और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से लौट रहे थे। जब शहजादियां अपने महल के करीब पहुंची तो सिपाही जल्दी से भागकर उनसे पहले महल में पहुंच गया और उनके आने से पहले पहले अपने कमरे में आकर मसैरी पर इसी तरह दराज हो गया जैसे अभी तक नींद में डूबा हुआ हो। उधर जो ही शहजादियां अपने कमरे में दाखिल हुईं, बड़ी शहजादी दबे दबे कदमों से सिपाही के कमरे में गई और उसने देखा तो वो सोया हुआ खराटे ले रहा था। वो मुतमईन होकर पलट आई और बहनों से कहने लगी, सब ठीक है। वो बेवकूफ़ और बदकिस्मत सिपाही गहरी नींद सोया हुआ है। इस वक्त तो सबकी सब बड़ी थकी हुई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी जूते उतारे और लिबास तब्दील करके बिस्तरों पर दराज हो गईं। सुबह जब सब बेदार हुए तो सिपाही ने अपनी किसी हरकत से ये जाहिर न होने दिया कि गुज़िश्ता रात उसने कुछ देखा है। दरअसल अभी वो मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहता था। यूं भी ये उसकी पहली रात थी और इसे 3 रातों की मोहलत दी गई थी, इसलिए उसके लिए कोई फिक्र की बात ना थी। चुनाचा वो दूसरी रात भी इसी तरह शहजादियों के साथ गया और फिर रक्स का सारा मंजर देखा। फिर तीसरी रात भी उनके साथ गया, लेकिन तीसरी रात उसने इतना ज़रूर किया कि जब वो किले से वापस आने लगे तो सिपाही ने चुपके से वाइन पीने के सोने के प्यालों में एक उठा लिया ताकि सबूत रहे। जब तीसरी सुबह हुई तो बादशाह ने खादमों को हुक्म दिया, इस सिपाही को फौरन पेश किया जाए जो शहजादियों का राज मालूम कर रहा है। हुक्म की देर थी, उसी वक्त शाही खादिम आए और सिपाही को बादशाह के हुजूर में ले गए। उसने दरबार में पहुंचते ही आदाब किया और खड़ा हो गया। उस वक्त 12 शहजादियां एक दरवाजे के पीछे खड़ी थी ताकि देखें सिपाही क्या कहता है और उसका क्या हशर होता है। वो सारी आपस में बातें करती हुई खुश हो रही थीं कि हम उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई और अब उसका हशर भी वही होगा जो उससे पहले आने वालों का हुआ है। बादशाह ने सिपाही की तरफ देखते हुए बारोबंद आवाज में पूछा, ऐ सिपाही, क्या तुमने शहजादियों का राज मालूम कर लिया है? जवाब में उसने सर झुकाकर अर्ज किया, जी हजूर, मैंने राज मालूम कर लिया है। तो फिर हमें जल्दी बताओ कि शहजादियां रात भर किसके साथ रक्स करती हैं। इस पर सिपाही ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। हमारी तरफ से इजाजत है, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है वो बयान करो। बादशाह के इतना कहने पर सिपाही ने बाअदब होकर कहा, हुजूरे वाला, शहजादियां 12 शहजादों के साथ रक्स करती हैं। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे के पीछे खड़ी हुई तमाम शहजादियों का रंग फक हो गया। उन्होंने हैरानी में फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिपाही को ये सब कैसे मालूम हुआ। उधर बादशाह भी उसकी बात सुनकर हक्का बक्का हुए उसे देखे जा रहा था। एक बादशाह ही नहीं बल्कि दरबार में मौजूद तमाम अमीर वजीर भी ताज्जुब से सिपाही की जानिब देख रहे थे। हमें तफसील से बताओ और अपनी बात का सबूत पेश करो। बादशाह की आवाज़ में पहले से ज्यादा रोब आ गया था। आलीजा, सबूत भी हाजिर है। सिपाही ने इतना कहकर चांदी, सोने और हीरों के पत्तों वाली 3 शाखें पेश कर दी और साथ ही सोने का वो प्याला भी रख दिया जो वो किले से उठाकर लाया था। उसके बाद उसने शुरू से आखिर तक पूरी दास्तान बयान की और आखिर में कहने लगा, हुजूर, मैंने आंखों देखा तमाम हाल बयान कर दिया है और उसका सबूत भी हाजिर कर दिया है।
सिपाही की कहानी सुनकर थोड़ी देर के लिए तो बादशाह की समझ में जैसे कुछ भी नहीं आया था। वो हैरान नजरों से कभी सिपाही की तरफ देखता और कभी सामने रखी हुई दरख्तों की शाखों और सोने के प्याले पर नजर डालता। चंद लम्हों बाद उसने हुक्म दिया, तमाम शहजादियों को पेश किया जाए। शहजादियां तो करीब ही दरवाजे की ओट में खड़ी थीं। वो फौरन हाजिर हो गईं। क्या इस सिपाही ने जो कुछ कहा यह सच है? शहजादियां बुत बनी खड़ी थीं। अब हकीकत से इनकार करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि सबूत भी मौजूद था। उन्होंने सर झुकाकर अर्ज किया, हाँ अब्बा हुजूर, सिपाही की सारी बातें सच हैं। हर रात ऐसा ही होता है। ये सुनते ही बादशाह ने एक भरपूर नजर से सिपाही की तरफ देखा, मगर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसने तहसीन के लहजे में कहा, ए बहादुर सिपाही, हमें खुशी है कि तुमने वो राज मालूम कर लिया है जिसे मालूम करने के लिए कई शहजादे और नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे। इतना कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका और फिर बोला, तुम 12 शहजादियों में से जिसे चाहो पसंद कर सकते हो, इससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। जवाब में सिपाही ने दस्त बस्ता अर्ज किया, हजूरे वाला, मैं चूंकि नौजवानी की उम्र से गुजर चुका हूँ, इसलिए सबसे बड़ी शहजादी मेरे लिए मुनासिब रहेगी। जैसी तुम्हारी पसंद, हमें मंजूर है। चुनाचा उस रोज सिपाही की बड़ी शहजादी से शादी कर दी गई और उसके साथ ही बादशाह ने अपनी वसीयत का ऐलान करते हुए कहा, हमारी वफात के बाद यही हमारे तख्तो ताज का मालिक होगा। जहां तक उन शहजादों का ताल्लुक है जो रात को शहजादियों के साथ रक्स किया करते थे, उन्हें इतने दिनों तक की सजा दी गई जितनी रातों तक वो उनके साथ रक्स करते रहे थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।